तो मूवी की शुरुआत में हम 11 साल की एक लड़की को जागते हुए देखते हैं जिसका नाम एमा होता है। एमा एक ऑर्फनेज में रह रही होती है और जागने के बाद वो बाकी बच्चों को भी जगाती है। ये सारे बच्चे ग्रेसफील्ड हाउस नाम के एक ऑर्फनेज में रह रहे होते हैं। इस ऑर्फनेज को इजाबेला नाम की केयर टेकर चला रही होती है और ये सभी बच्चे उसे अपनी मॉम की तरह बुलाते थे। ये सभी बच्चे एक बड़े से परिवार की तरह रहते थे और इजाबेला भी इन सभी बच्चों को काफ़ी पसंद करती थी। इस ऑर्फनेज में ही इन सभी बच्चों की ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है। सुबह की शुरुआत नाश्ते के साथ होती है और एमा सबको जगाती है और यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे बच्चों के टेस्ट भी लिए जाते हैं। एमा के दो बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं जिनका नाम नॉर्मन और रे होता है। ये तीनों बच्चे पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं और हमेशा इनके ही हाई स्कोर आते थे। लेकिन यहाँ पे एक अजीब बात ये होती है कि हर बच्चे के गले पे एक नंबर टैटू किया होता है। सारे के सारे बच्चे एक बड़ी सी फील्ड में खेला करते थे लेकिन उन्हें फेंस के बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है। जब ये बच्चे एकदम छोटे होते हैं तभी से इन्हें इस ऑर्फनेज में लाया जाता है। लेकिन ये बच्चे यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। टाइम आने पे इन्हें अडॉप्ट कर लिया जाता है और ये अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह आज कोनी नाम की एक बच्ची के अडॉप्ट होने का टाइम होता है। उसने अपना सारा सामान रख लिया होता है और एक टेडी बेयर के साथ जाने के लिए तैयार होती है। सारे बच्चे उसे गुड बाय बोलते हैं और इजाबेला कोनी को मेन गेट पे लेके जाती है। लेकिन ऑर्फनेज में एमा देखती है कि कोनी अपना स्टफ टॉय भूल गई होती है। वो नॉर्मन के साथ उस टेडी बेयर को लौटाने के लिए जाती है। वो दोनों मेन गेट पे पहुंचते हैं और उन्हें वहां पे एक ट्रक दिखता है लेकिन आसपास कोई भी नहीं होता है। वो दोनों उस वैन को चेक करते हैं और उन्हें अंदर कोनी की डेड बॉडी मिलती है। कोनी की चेस्ट में एक लाल रंग का फूल घुसाया गया होता है और उसकी लाइफलेस बॉडी वहां पे पड़ी होती है। वो दोनों ये देख के बुरी तरह डर जाते हैं पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते हैं वहाँ पे दो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। एमा और नॉर्मन उसी ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। वो दोनों मॉन्स्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि इंसानों का मीट सबसे अच्छा होता है और ऊपर से इजाबेला के फार्म से आया हुआ मीट तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है और ये सिर्फ अमीर मॉन्स्टर्स के लिए होता है। वो दोनों बच्चे रियलाइज़ करते हैं कि उन्हें मॉन्स्टर्स का खाना बनने के लिए बड़ा किया जा रहा है और इसी कारण से उनके गले पे भी नंबर्स के टैटू हैं। मॉन्स्टर्स का ये मानना था कि अगर बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं तो उनका मीट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और इसी कारण से जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उन्हें एकदम देर से मारा जाता है। लेकिन 12 साल की उम्र से ज़्यादा किसी को भी जिंदा नहीं रखा जाता। थोड़ी देर में इजाबेला वहाँ पे आती है और वो मॉन्स्टर्स से बात करती है। वो कहती है कि अगली शिपमेंट में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे आने वाले हैं। उनके स्कोर सबसे ज़्यादा हैं और वो 12 साल की उम्र के भी होने वाले हैं। यहाँ पे एमा, नॉर्मन और रे की बात हो रही है। नॉर्मन और एमा किसी तरह उस मॉन्स्टर से बचते हैं और वापस आने लगते हैं पर वो लोग गलती से उस टेडी बियर को वहीं पे छोड़ देते हैं। एमा रो रही होती है और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि इजाबेला ऐसा करेगी क्योंकि वो इजाबेला को अपने मॉम की तरह ट्रीट करती थी। नॉर्मन किसी तरह उसे समझाता है और वो दोनों वापस आ जाते हैं। नॉर्मन और एमा अगले दिन डिसाइड करते हैं कि वो सभी बच्चे को साथ लेके वहाँ से एस्केप करेंगे। वो फेंस को क्रॉस करके चेक करने के लिए जाते हैं कि आखिर बाहर की दुनिया कैसी है लेकिन वहाँ पे उन्हें सिर्फ एक बड़ी सी कंक्रीट की दीवार मिलती है। वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते थे इसलिए वो वापस आ जाते हैं। मीनवाइल इसी ऑर्फनेज की एक बच्ची जंगल में खो जाती है और इजाबेला अपना वॉच निकालती है। असल में ये वॉच नहीं होती है बल्कि एक ट्रैकर होता है। इसकी मदद से इजाबेला सभी बच्चों पे नज़र रखती थी। वो उस ट्रैकर की मदद से उस खोई हुई बच्ची को एकदम आसानी से ढूंढ लेती है। एमा और नॉर्मन ये देख के काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाते हैं क्योंकि अभी अभी उनकी डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हो गई। अगले दिन एमा और नॉर्मन एक रस्सी की मदद से उस फेंस को क्रॉस करने के लिए जाते हैं पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते हैं वहाँ पे रे आ जाता है। रे को उन दोनों पे शक हो रहा था क्योंकि वो काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे थे। नॉर्मन रे को सब कुछ बता देता है कि उसने उस रात को क्या देखा और सरप्राइजिंगली रे उसकी बात को मान भी लेता है। रे कहता है कि उन तीनों को तुरंत ही इस ऑर्फनेज से भाग जाना चाहिए। उसका ये भी कहना था कि उन्हें बाकी बच्चों को यहीं पे छोड़ देना चाहिए लेकिन एमा उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती है। वो कहती है कि सभी बच्चे उसका परिवार हैं और वो उन्हें नहीं छोड़ सकती है। रात को इजाबेला एक और केयर टेकर को इस ऑर्फनेज में ले आती है जिसका नाम क्रोन होता है और वो सभी बच्चों से इसका इंट्रोडक्शन भी कराती है। क्रोन की वजह से उनकी प्रॉब्लम और भी बढ़ गई होती है। इसी बीच हम इजाबेला और क्रोन को बात करते हुए देखते हैं। इजाबेला कहती है कि उसे कोनी का टेडी बेयर बाहर मिला और इसकी मदद से वो जानती है कि एमा, नॉर्मन और रे मॉन्स्टर्स के बारे में जानते हैं लेकिन उसे पूरा विश्वास होता है कि ये तीनों यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। रात को तीनों बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं और नॉर्मन कहता है
कि ऑर्फनेज में जितने भी बच्चे हैं उनमें से कोई एक बच्चा मॉम का स्पाई है और वो उन सभी बच्चों पे जासूसी कर रहा है। और उनका गेस होता है कि जितने भी बड़े बच्चे इस ऑर्फनेज में हैं उनमें से कोई एक ही मॉम का स्पाई होगा। इसके बाद वो तीनों डॉन और गिल्डा को भी इस ऑर्फनेज की रियलिटी के बारे में बता देते हैं। शुरू में उन दोनों को इस बात पे भरोसा नहीं होता है, लेकिन बाद में वो उनकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद नॉर्मन, एमा और रे जब अकेले होते हैं तब नॉर्मन उन्हें बताता है कि उसने डॉन और गिल्डा के लिए एक ट्रैप सेट किया है। उसने उन दोनों को अलग अलग रस्सियों की लोकेशन के बारे में बताया है और अगर कहीं से भी रस्सियां गायब हुई मतलब कि वो बंदा मॉम का जासूस है। अगले दिन वो तीनों वापस से जंगल में मिलते हैं और नॉर्मन बताता है कि एक रस्सी गायब हो चुकी है। रे इस बात से खुश होता है कि उन्हें जासूस मिल चुका है, लेकिन नॉर्मन यहाँ पे सच रिवील करता है। वो कहता है कि ये ट्रैप डॉन और गिल्डा के लिए नहीं था बल्कि रे के लिए था। उसने कभी भी डॉन और गिल्डा को किसी भी लोकेशन के बारे में बताया ही नहीं था, बस उसने रे से ऐसा करने की एक्टिंग की थी। और क्योंकि रस्सियाँ गायब हो गई मतलब कि रे मॉम का जासूस है। रे फाइनली इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि वही जासूस है। वो कहता है कि वो काफ़ी लंबे समय से इस ऑर्फनेज के सच को जान रहा है और इसी कारण से उसने कई साल पहले मॉम का जासूस बनने का डिसाइड किया, जिसकी मदद से वो ज़्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता था। पर वो ये सब कुछ एक एस्केप की तैयारी के लिए कर रहा था। रे कहता है कि उसने उनके मॉम को इस एस्केप के बारे में गलत जानकारी दी है, यानी कि रे एक डबल स्पाई था। वो शुरू में तो मॉम का स्पाई था, लेकिन अभी वो रे और उसके एस्केप प्लान के लिए काम कर रहा है। नॉर्मन को भी उसकी बात पे भरोसा हो जाता है और रे कहता है कि वो काफ़ी साल से इस एस्केप की प्लानिंग कर रहा है। इनफैक्ट वो कहता है कि कोनी का जो टेडी बेयर था वो उसने ही घर पे रखा था ताकि नॉर्मन और एमा को भी सच का पता चले। रात को रे इजाबेला के पास जाता है और वो उसे गलत इन्फॉर्मेशन देता है। वो कहता है कि वो उसे जहर दे के एस्केप करने वाले हैं। इस पे इजाबेला कहती है कि रे के भी हार्वेस्ट होने का टाइम आ रहा है। अगले दिन पांचों बच्चे उस दीवार को क्रॉस करने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे क्रोन आ जाती है और उनकी बात को सुन लेती है। लेकिन इजाबेला को बताने की जगह वो उन बच्चों का साथ देती है। वो दिखाती कि वो भी किसी टाइम पे इसी तरह के एक ऑर्फनेज में रहा करती थी, लेकिन क्योंकि वो लकी थी इसलिए उसे एक मदर की ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए सेलेक्ट किया गया, क्योंकि बिना किसी केयर टेकर के इन बच्चों का दिमाग डेवलप नहीं होगा और मीट की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। और इसीलिए टाइम टाइम पे फीमेल स्टूडेंट्स को मॉम के रोल के लिए सेलेक्ट किया जाता था। क्रोन का प्लान होता है कि वो इजाबेला को यहाँ से बाहर निकाल देगी और खुद यहाँ की मॉम बन जाएगी, और इसी कारण से वो इन बच्चों की हेल्प करने के लिए भी तैयार हो जाती है। रात को सभी बच्चों को अपने कमरे में बुलाती है और उन सभी को सारा सच बताती है। वो बताती है कि आज से कई साल पहले मॉन्स्टर्स और इंसानों के बीच लड़ाई हुई थी, इसमें कई सारे लोग मारे गए थे, लेकिन वॉर के खत्म होने के बाद उन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था द प्रॉमिस, यानी कि मॉन्स्टर्स और ह्यूमन एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इंसान अपनी दुनिया में रहेंगे और मॉन्स्टर्स अपनी दुनिया में। इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी इंसान यहाँ पे बच गए थे उन्हें हार्वेस्टिंग के लिए रख दिया गया था, यानी कि उन्हें मॉन्स्टर्स के खाने की तरह बड़ा किया जाता था। सारे के सारे बच्चे एक बेबी के तौर पे यहाँ पे आते थे और उन्हें 12 साल की उम्र से ज़्यादा जिंदा नहीं रखा जाता था। मॉन्स्टर जो थे वो इंसानों को इसलिए खाते थे ताकि वो अपना दिमाग ना खो दें, और अगर उन्होंने इंसानों को खाना बंद कर दिया तो उनका दिमाग एक नॉर्मल जानवर जैसा बन जाएगा। अगले दिन इजाबेला क्रोन को इस ऑर्फनेज से बाहर निकाल देती है क्योंकि उसे उसके इंटेंशंस के बारे में पता चल गया होता है। क्रोन मेन गेट पे जाती है और वहाँ पे उसे ग्रैंडमा मिलती है। ग्रैंडमा जो होती है वो सारी मॉम्स की लीडर होती है। ग्रैंडमा क्रोन को डीमन का खाना बनने के लिए छोड़ देती है और वो मॉन्स्टर क्रोन को मार डालता है। जब ये सब कुछ हो रहा होता है तभी वो बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो आज ही एस्केप करेंगे। एमा और नॉर्मन रस्सियों के साथ उस दीवार के पास जाते हैं और रे इजाबेला का ध्यान भटका रहा होता है और डॉन और गिल्डा बाकी सब पे नजर रख रहे होते हैं, लेकिन इजाबेला को उन पे शक हो जाता है और वो रे को एक कमरे में बंद कर देती है। डॉन और गिल्डा भी हैरान होते हैं कि इजाबेला को कैसे पता चल गया। इसके बाद इजाबेला उन दोनों को ढूंढने के लिए सीधा जंगल में पहुंच जाती है। इजाबेला उन दोनों से कहती है कि उन्हें यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी जिंदगी यहाँ पे काफी अच्छी थी और अब उसका अंत आ गया है। एमा इजाबेला को रोकने की कोशिश करती है और नॉर्मन रस्सी लेके भागने लगता है, लेकिन इजाबेला उसका एक पैर तोड़ देती है। इसके बाद इजाबेला नॉर्मन से कहती है कि आज उसका आखिरी दिन है और कल उसे डीमन का खाना बनने के लिए भेज दिया जाएगा। रात को वो तीनों मिलते हैं और नॉर्मन को एस्केप करने के लिए सजेस्ट करते हैं,
लेकिन नॉर्मन कहता है कि वो ग्रुप के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर सकता है। जब सब सो गए होते हैं तब नॉर्मन को एक अजीब सी पेन मिलती है जिसको क्रोन ने वहाँ पे छोड़ा होता है। अगले दिन नॉर्मन दीवार पे चढ़ के एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो बाउंड्री पे पहुँचता है वो देखता है कि दीवार के आगे एक बड़ी सी खाई होती है। वो उस खाई को क्रॉस नहीं कर सकता था, इसलिए वो वापस आ जाता है। नॉर्मन ने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया होता है और वो आखिरी बार अपने दोस्तों को गुड बाय बोलता है। इसके बाद इजाबेला नॉर्मन को लेने के लिए आती है। एमा इन सब से काफ़ी दुखी होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। नॉर्मन इसके बाद मेन गेट पे पहुंचता है और वहाँ पे उसे एक अजीब सा आदमी मिलता है। वो कहता है कि वही इन सब जगह की देखभाल करता है। वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं तभी उनके पीछे एक मॉन्स्टर आता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगर एनिमे और मांगा की बात करें तो फिर नॉर्मन सरवाइव कर जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है, बस डायरेक्टली सीन को कट कर दिया है। आने वाले कुछ महीनों तक हम रे और एमा को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। उन्होंने वहाँ से एस्केप करने की सारी उम्मीद छोड़ दी होती है। इजाबेला ये देखकर काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब सब कुछ कंट्रोल में है। इसके बाद मूवी की कहानी 2 महीने आगे जाती है और अब रे की बारी होती है। रात को एमा और रे मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि अभी भी उनके एस्केप का चांस है, लेकिन रे ने डिसाइड किया होता है कि वो खुद को जिंदा जला लेगा ताकि वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सके और तब बाकी बच्चे भाग सकेंगे। इसके बाद आग फैलने लगती है और एमा वहाँ पे रो रही होती है। ये सारी आवाज़ें सुन के इजाबेला भी वहाँ पे आती है। वो सारे बच्चों को घर से बाहर जाने के लिए कहती है और आग बुझाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करती है कि आसपास कोई भी बच्चा नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पे कोई डेड बॉडी भी नहीं होती है। असल में ये सब कुछ रे और एमा ने प्लान किया था। रे जो था वो अभी भी जिंदा होता है, उसने बस खुद को जलाने का सीन क्रिएट किया था। पिछले 2 महीने से ये सारे बच्चे एस्केप की प्लानिंग कर रहे थे। इजाबेला एमा और रे पे खास नजर रख रही होती है, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन डॉन और गिल्डा धीरे धीरे करके सारी तैयारी कर रहे होते हैं। उन्होंने सारे बच्चों को भी इस ऑर्फनेज के सच के बारे में बता दिया होता है। एमा को नॉर्मन के बेड में एक पेन और साथ ही साथ एक पेपर का पीस मिलता है जिसपे एस्केप प्लान की सारी डिटेल्स होती हैं। एमा ने सारे छोटे बच्चों को अभी के लिए इसी ऑर्फनेज में छोड़ दिया होता है क्योंकि उनकी उम्र कम थी और वो बाहर की दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते थे, और साथ ही साथ उन्हें इतने जल्दी हार्वेस्टिंग के लिए भी नहीं भेजा जाता। एमा ने उन बच्चों को प्रॉमिस भी किया था कि वो उनके लिए वापस जरूर आएगी। बाकी के सारे बच्चे दीवार के पास पहुंच गए होते हैं और वो धीरे धीरे दीवार पे चढ़ रहे होते हैं। इजाबेला को जब ये सब कुछ रियलाइज होता है तो वो उसी ट्रैकर की मदद से बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ट्रैकर काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि सारे बच्चों ने अपनी बॉडी में से उस डिवाइस को निकाल दिया होता है। जब सारे बच्चे दीवार के ऊपर पहुंच जाते हैं तो वो रस्सी की मदद से खाई को क्रॉस करना चालू करते हैं। एक एक करके सारे बच्चे खाई को क्रॉस कर लेते हैं और लास्ट में सिर्फ एमा बची होती है। पर इससे पहले कि वो खाई को क्रॉस कर पाती, पीछे से इजाबेला भी वहाँ पे आ जाती है। इजाबेला कहती है कि अगर उसने एस्केप करने की कोशिश की तो फिर वो रस्सियों को काट देगी, पर इजाबेला कहती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने सारे बच्चों को अपने खुद के बच्चे की तरह ट्रीट किया था। एमा कहती है कि इनफैक्ट इजाबेला खुश है कि सारे बच्चे यहाँ से एस्केप कर रहे हैं। इजाबेला शुरू में तो एमा की सारी बातों को यूजलेस कहती है, लेकिन जब एमा वहाँ से एस्केप करने लगती है तब इजाबेला रस्सियों को नहीं काट पाती है और आखिर में वो अपने सभी बच्चों को देख के स्माइल करती है। सारे के सारे बच्चे ऑर्फनेज से बाहर निकल चुके थे और अब वो एक अजीब से जंगल में होते हैं। एमा उन्हें वो पेन दिखाती है जो कि उन्हें नॉर्मन के पास से मिला था। उस पेन में से एक उल्लू की प्रोजेक्शन आती है जो कि उन्हें सेफ हाउस की ओर गाइड करती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम इजाबेला को देखते हैं जो कि ग्रैंडमा और मैनेजर के सामने खड़ी होती है। वो दोनों इजाबेला पे काफी गुस्सा होते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में हम एक डीमन को उसकी ओर बढ़ते हुए देखते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कमाल के एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो फिर चले मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।